नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में आज चुनाव हो रहा है। विधानसभा के नहीं, निकाय चुनाव हो रहा है और कुल जो है 264 शहरी निकाय क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं। इसमें नगर परिषद है, नगर पंचायत है और नगर परिषदों नगर पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्य चुने जाने हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि अच्छा, ये भी बता दूं मैं आपको और थोड़ी जानकारी दे दूं कि महाराष्ट्र में जो अभी है वो आज चुनाव हो रहा है और उसका 3 तारीख को यानी कल उसका वोटों की गिनती होगी, परिणाम आ जाएंगे और इनमें 24 स्थानीय निकाय जो है डाल दिए गए। ठाणे है, उसमें अंबरनाथ, बारामती, अमरावती, अहिल्यानगर, नांदेड़, सोलापुर, यवतमाल, धाराशिव, चंद्रपुर, अकोला, पुणे, इन इलाकों में चुनाव प्रक्रिया अभी नहीं चल रही है। 20 तारीख को शायद होगी वहां चुनाव। 20 तारीख तक स्थगित कर दिया गया है, 20 दिसंबर तक। मुंबई में भी चुनाव होना है। मुंबई और जो मुंबई से सटा इलाका है ठाणे, वहाँ चुनाव है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव। वो अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही घोषणा होगी। कहा जा रहा है कि इसी महीने घोषणा कर दी जाएगी और चुनाव होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी, खास करके शिवसेना उद्धव ठाकरे के। लेकिन ये जो चुनाव हो रहा है, निकाय चुनाव, उसमें सबसे ज्यादा दाव जो है वो शिंदे लगे हुए हैं दाव पर। एक नाथ शिंदे, एक नाथ शिंदे का कद इससे जो है महायुति में तय होगा। ऐसे नीतीश कुमार के लिए बड़ा इस्तेमाल किया गया कि जिससे महाराष्ट्र में शिंदे, एक नाथ शिंदे को बनाया गया, उनको उनकी गति तक पहुंचाया गया, वैसे नीतीश कुमार को भी पहुंचाया जाएगा। और एक बार देखिए, विधानसभा अध्यक्ष जब बीजेपी के पास चला गया, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी चली गई, तो और इस पर बात होने लगी है कि नीतीश कुमार को धीरे धीरे कट डाउन किया जा रहा है और बहुत जल्द उनको छुट्टी कर दी जाएगी उनकी, और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना देगा। ये लगातार बात चल रही है। अब दोनों तरफ से चीजें हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है कब कौन दाव चले। लेकिन महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसमें एक नाथ शिंदे सबसे ज्यादा दाव पे लगे हुए हैं और उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये है कि महायुति जो है, वो जो महायुति कहते हैं यहाँ, जो बीजेपी है, एक नाथ शिंदे शिवसेना और अजित पवार जो वो भी अपनी पार्टी के जो है मुखिया, एनसीपी, शरद पवार और शरद पवार और अजित पवार दोनों अलग हुए और यहाँ भी पार्टी एनसीपी अजित पवार के पास चली गई। जो पार्टी का चुनाव चिन्ह था, जो पार्टी का मूल स्वरूप था, एक नाथ शिंदे के साथ भी वही हुआ। शिवसेना उधर चली गई, शिवसेना नाम उनको मिल गया, शिवसेना का बैनर और उसका जो चुनाव चिन्ह है वो एक नाथ शिंदे जी को मिल गया। उद्धव ठाकरे को शिवसेना उद्धव ठाकरे लिखना पड़ा, शरद पवार जी को एनसीपी शरद पवार लिखना पड़ा। तो लेकिन अब ये बीजेपी, शिंदे और पवार तीनों में घमासान है। तीनों आपस में लड़ रहे हैं, तीनों अपना बल दिखा रहे हैं, कौन कहाँ ताकतवर है। दिलचस्प तो ये भी है जानना कि कई जगह पे शिवसेना दोनों एक होकर के लड़ रही है। उद्धव ठाकरे और शिंदे की शिवसेना एक होकर के लड़ रही है। कई जगह शरद पवार और अजित पवार दोनों एक होकर के लड़ रहे हैं और ये बता रहा है कि इस बार जो ये लड़ाई, जो लोकल लेवल की लड़ाई है, चूंकि उनके कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई, कार्यकर्ता किनके पास मौजूद है, जो परिणाम आएंगे उसमें ये पता चलेगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। तो ये कार्यकर्ताओं पे ही नेता है। विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में तो कई दूसरे मुद्दे होते हैं, जिसकी वजह से मोदी भी वहां मुद्दा बन जाते हैं, जिसकी वजह से जीत होती है। लेकिन यहाँ जो है, इसमें लोकल उम्मीदवार और लोकल नेता जो है सबसे ताकतवर। कार्यकर्ताओं में कितना दम है उससे पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में चूंकि एक नाथ शिंदे, अजित पवार और बीजेपी एक साथ लड़ी थी, तो पता नहीं चला किसको किसको किसका कितना वोट मिला, किसने किसको कितना सहयोग किया। और आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत मिला, विपक्ष को एकदम समेट दिया। जैसे बिहार में हुआ वैसे ही महाराष्ट्र में हुआ था और उसमें एक नाथ शिंदे, हालांकि
बहुत जिद करते रहे, गृह मंत्री पद के लिए करते रहे, वो मुख्यमंत्री पद के लिए करते रहे, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं मिला। अजित पवार को वित्त मंत्रालय मिल गया, जो उनके पास था वो मिल गया, तो कहा गया कि एकनाथ शिंदे ठगे गए। और एकनाथ शिंदे क्यों ठगे गए? तो उसकी वजह है कि जो बीजेपी जो है उसका जो वोट बैंक है, और जो शिवसेना शिंदे जी की पार्टी का जो वोट बैंक, दोनों का वोट बैंक एक ही है। और हिंदू, एंटी मुस्लिम, लोकल, महाराष्ट्र, ये तीनों बिंदु जो है, और खास करके जब शिंदे अलग हुए थे उद्धव ठाकरे से, तब उन्होंने कहा था कि बाला साहब का जो रास्ता था हिंदुत्व का, वो उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया। एकनाथ शिंदे ने वो रास्ता पकड़ा हुआ है, लेकिन वो रास्ता बीजेपी के हाईवे पे जाके मिलता है। वो रास्ता नहीं है, वो हाईवे। बीजेपी अभी देश में हाईवे का निर्माण कर रही है, तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। तो एकनाथ शिंदे की जो विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा जिसको कह रहे हैं, वो बीजेपी में जाके समाहित हो जाती है। बीजेपी इसीलिए इनको भाव नहीं दे रही एकनाथ शिंदे को। और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को लग रहा है कि शिंदे को अगर ज्यादा वजन दिए, शिंदे मजबूत होते गए, तो कल खतरा साबित हो सकते हैं। जिससे उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ, जो बीजेपी को लगा था कि उद्धव ठाकरे हमेशा हमारे सहयोगी बने रहेंगे, हमारे पीछे खड़े रहेंगे, वो हुआ नहीं। उद्धव ठाकरे खुद को मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन फिर बीजेपी ने उसको तोड़ फोड़ दिया। और जो परिणाम आए आपको पता है कि लोकसभा में तो फिर भी ठीक परिणाम थे, लेकिन विधानसभा में बुरी गत हुई। अब उसमें वोट चोरी, मतदाता सूची की गड़बड़ी, इलेक्शन कमीशन का बीजेपी हो का मैं हो जाना, ये सब अलग बिंदु है, लेकिन जो चर्चा के बिंदु होते हैं वो यही बिंदु है। और वो ये बिंदु है कि शिवसेना के साथ जो तोड़ फोड़ हुई और एकनाथ शिंदे जो टूट करके आए बीजेपी के साथ, तो बीजेपी को बल मिला, बीजेपी ताकतवर हुई। लेकिन बीजेपी के साथ जब शिंदे आ गए, उसके बाद भी अजित पवार को क्यों तोड़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अजित पवार को इसलिए तोड़ा था कि जो बीजेपी का और शिंदे का जो वोट है लगभग एक हो गया, वो बीजेपी का ही वोट माना जा सकता है, क्योंकि जो बाला साहब का जो वोट था वो अभी भी उनके साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ है। वो टूट करके इधर उस तरह से नहीं आया। नेता टूट करके आ गए, लेकिन कार्यकर्ता अभी भी बहुत ज्यादा, ये बीजेपी को भी पता है कि सब ज्यादा कार्यकर्ता अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है। चूंकि मराठीवाद जिस तरह से, जो प्रांतवाद है, जिस तरह से उद्धव ठाकरे, अब तो राज ठाकरे भी उनके साथ आ रहे हैं, और मराठी की बात फिर से कहा जा रहा है कि उभरेगी। अब ये ऊहापोह में है उद्धव ठाकरे की क्या करे, प्रांतवाद को खड़ा करे या न करे। प्रांतवाद को खड़ा करते हैं तो जो उन्होंने 90 के दशक से मैं देख रहा हूँ, जो उद्धव ठाकरे ने लगातार प्रयास किया कि पार्टी का विस्तार हो, पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाए, और मी मुंबईकर का नारा ही उन्होंने ही दिया था, वो फिर ध्वस्त होता दिखेगा। अगर राज ठाकरे वाली विचारधारा पे चलते हैं, या बाला साहब की शुरुआती विचारधारा था मराठीवाद, तो फिर उस संकट उनके सामने है कि जो इतने साल उन्होंने काम किया वो सिमट जाएगा। और क्या, मराठी वोट बैंक के आधार पर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे अपना कब्जा बनाए रख सकते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ सबसे बड़ी चिंता भी ये है कि वो क्या कब्जा बनाए रख सकते हैं मुंबई महानगर पालिका पे। और मुंबई महानगर पालिका पे लंबे समय से, दशकों से शिवसेना का कब्जा है, और शिवसेना के लिए कहा जाता है कि वो प्राण वायु है, वहीं से उसको एनर्जी मिलती है। बीजेपी इस बार फिराक में है कि मुंबई और ठाणे दोनों जीत लिए जाए, शिवसेना से, खास करके मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिवसेना से छीन लिया जाए, शिवसेना उद्धव ठाकरे से। और अगर ये छीन लिया तो बीजेपी को ये लग रहा है कि वो एकमात्र जो है, या कहीं एक छत्र राज्य कायम हो जाएगा। अब अजित पवार को इसलिए साथ रखा कि बीजेपी को डर तो है कि कांग्रेस फिर खड़ी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में हुआ भी, क्योंकि जो एंटी बीजेपी वोट है, एंटी बीजेपी वोट शरद पवार के पास है, एंटी बीजेपी वोट कांग्रेस के पास। बीजेपी और शिवसेना चूंकि लंबे समय तक साथ रहे, चाहे उद्धव ठाकरे भी, उन पे भी उस तरह का भरोसा नहीं है जिस तरह से शरद पवार पे भरोसा है या कांग्रेस पे भरोसा है। उन लोगों को जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, या जो मुस्लिम समाज के लोग,
तो बीजेपी ने ये चाल चली कि शिंदे तो हमारे साथ आ गए, ये कहाँ जाएंगे अब। लेकिन अगर शरद पवार को कमजोर किया जाए तो फिर और बात बने, वो वोट भी हमारे पास आ जाएगा। और अजित पवार को इसलिए तोड़ करके लाया गया। अजित पवार क्यों टूटे, कैसे टूटे, वो अलग रहस्य रहस्य नहीं है, वो अलग चीज है, हम लोग चर्चा उस पर कर चुके हैं। महा जो है जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, किस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस कर रखा, वो महाराष्ट्र के अजित पवार जी का उदाहरण दिया जाता है। अजित पवार जी के जो और साथी हैं उनका उदाहरण दिया जाता है, प्रफुल्ल पटेल का भी उदाहरण दिया जाता है। तो अजित पवार को इसलिए तोड़ करके लाए बीजेपी के लोग और उनको अहमियत दी। तरीके से तो सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए शिंदे को, क्योंकि शिंदे अगर शिवसेना से टूट करके नहीं आए होते तो बीजेपी का फिर मुख्यमंत्री बनता नहीं, या अपनी बीजेपी सत्ता में नहीं आती, मुख्यमंत्री नहीं भी बनाता। उस समय शिंदे मुख्यमंत्री बने भी तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती, और बीजेपी सत्ता में नहीं आती तो शायद आज जो फडणवीस मुख्यमंत्री है, इतने बड़ा बहुमत मिला, वो शायद नहीं मिलता। तो शिंदे ने तो बड़ा रोल निभाया, विभीषण का रोल निभाया एक तरह से, उस तरह से लीजिए तो। लेकिन शिंदे को उनके स्थान पर रख दिया है कि भैया आपसे आज नहीं कल या तो हमारी पार्टी में मिल जाओ या आप अपना खेल खत्म करो। ये स्थिति बीजेपी ने शिंदे के लिए तय कर दी। दूसरी तरफ जब एनसीपी को तोड़ा तो अजित पवार उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर अजित पवार और फडणवीस के बीच दोस्ती बनी रहती है तो कांग्रेस के लिए लगातार मुश्किल रहेगी, शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए लगातार मुश्किल बनेगी। क्योंकि अजित पवार जो है वो अलग वोटों को, मराठा वोटों को भी, और मुस्लिम वोट अभी भी उनके साथ है। हालांकि ये अलग बात है कि फिर वो नीतीश कुमार वाली गति कल को हो सकती है कि वो न इधर के रहे न उधर के रहे। लेकिन फिलहाल अभी अजित पवार में वो जान बची हुई, तो शिंदे इसलिए एकदम कॉर्नर कर दिए गए हैं। और शिंदे को भी लग रहा कि अगर इस चुनाव में हमने अपना प्रभाव नहीं दिखाया तो हम सिमटते चले जाएंगे। और कई बार ऐसा आपने सुना, हमने बताया भी होगा कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से एक नाथ शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अपने साथ मिला लिया जाए, बीजेपी में मिला लिया जाए। क्योंकि उसका इंटेंशन है कि शिंदे की पार्टी जब तक अलग अलग रहेगी, तनाव रहेगा। हो सकता है वो वोट शिफ्ट कर करके उद्धव ठाकरे के पास चला जाए समय के साथ। इसलिए अगर उनकी पार्टी में मिल जाते हैं लोग तो ज्यादा बढ़िया है। ये बीजेपी के दिमाग में चलता है, मजबूत हो जाएगी बीजेपी। जहां जहां शिवसेना, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी दोनों साथ लड़ते रहे, दशकों साथ लड़ते रहे, तो उसमें हुआ कि कई जगह शिवसेना मजबूत है, कई जगह बीजेपी मजबूत है। अब शिंदे की पार्टी जब उनके साथ मिल जाएगी तो बीजेपी हर जगह मजबूत हो जाएगी। ये बीजेपी का ख्याल है, ये बीजेपी का सपना है। उद्धव ठाकरे कभी पार्टी में विलय कर देंगे बीजेपी में, ये सपना भी नहीं है, ये सोचा भी नहीं है, बीजेपी सोच भी नहीं सकती। क्योंकि उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे उसको संभालेंगे। कल को ये भी संभव है कि आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के बेटे वो दोनों भाई मिल जाए। ये भी संभव है कि अभी जिस तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे नजदीक आए हैं, हो सकता है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में दोनों साथ मिलकर के लड़े। कई संभावनाएं हैं, कई चीजें, कई समीकरण बनते बिगड़ते रहते। वो सब देख करके बीजेपी के लिए सबसे आसान अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए दिख रहा है एकनाथ शिंदे कि एकनाथ शिंदे अगर हमारी पार्टी में आ जाए तो कमाल हो। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे ऐसा करेंगे, ये भी सवाल है कि एकनाथ शिंदे ऐसा अगर नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, उनकी विचारधारा क्या है। क्या वो मराठीवाद उनकी विचारधारा है या हिंदुत्व उनकी विचारधारा है? दो ही तो इनके पास विचारधारा है, तीसरी कोई विचारधारा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि वो जो है मुसलमानों के साथ चले जाएंगे। तो ये एकनाथ शिंदे के लिए संकट की घड़ी है, और ये चुनाव जो है वो तय करेगा कि एकनाथ शिंदे कितनी क्षमता वाले हैं। कल उस रफ्तार से देखिएगा शिवसेना जो है, एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग हैं, वो बीजेपी में जाने वाली संख्या बढ़ सकती है अगर कमजोर पड़े थे, और अगर मजबूत हुए तो निगोशिएशन करेंगे फिर एकनाथ शिंदे। लेकिन मजबूत होने की संभावना कम ही दिखाई पड़ रही है। हालांकि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी है, उनके कई विधायक, कई कार्यकर्ता, लोकल लेवल के कार्यकर्ता शिंदे को बचाने में लगे हुए हैं कि बीजेपी इनको निगल जाएगी, इनको बचाए। कितना बचा पाते हैं वो तो चुनाव परिणाम जब कल आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन उसके बाद असल खेला होना है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का।
और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव इस बार उद्धव ठाकरे के लिए आसान नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा देखिए, आज हम थोड़ा सा ये भी आपको बता दें कि जो रुपया है वो लगातार बुरी तरह से गिर रहा है। और अब इस साल की बात करें, 2025 की बात करें, तो लगभग 5 रुपया के आसपास गिरा है, 5% के आसपास गिरा है। और अभी जो है वो 89 रुपया 79 पैसे के लेवल पे रुपया आ गया है। और रुपया गिरने का मतलब क्या? रुपया गिरने का मतलब होता है कि डॉलर के मुकाबले हम कमजोर हो रहे हैं। तो डॉलर के मुकाबले जब हम कमजोर हो रहे हैं तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि दुनिया में कहीं से भी हम सामान मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हमें डॉलर में पे करना पड़ता है। डॉलर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पे एक्सेप्टेड है। हालांकि रूस ने या ईरान ने भी कहा था कि आप रुपया में हमको दीजिए, हमको डॉलर में मत दीजिए। वो अलग अंडरस्टैंडिंग है, वो अलग चीजें हैं। लेकिन रुपया के भरोसे बिजनेस नहीं किया जा सकता। हम जहां भी बिजनेस करते हैं वहां डॉलर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब डॉलर रुपया के मुकाबले मजबूत होता है, रुपया कमजोर होता है, तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है और चीजों के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। अब जो सामान हम खरीदते हैं, अभी देखिए पुतिन साहब आए हुए हैं। पुतिन साहब क्यों आए हैं? प्रचार किया जा रहा है पुतिन साहब आएंगे, आए हैं, फलाना दिया जाएगा, और उसके बाद चीन और पाकिस्तान जो है थर थर कांपने लगेगा। ये सारी बातें की जाए। चुनाव पुतिन साहब यहाँ आए हैं हथियारों का सौदा करने के लिए। वो हथियार बेचेंगे, हम हथियार खरीदेंगे। और 4 और 5 दिसंबर को दिल्ली में रहेंगे वो। और उनकी देखिए मीडिया किस तरह से लिख रहा है, मीडिया को भी समझ नहीं है। लिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहम मुलाकात हुई। अहम मुलाकात ऐसे कर रहे हैं जिससे लगता है कि जो है भारत को कुछ बड़ा मिलने जा रहा है और बराबरी का रिश्ता कायम हो जाए। लेकिन उनके बीच होगा क्या? हथियार खरीदेंगे हम, वो हथियार बेचेंगे, रूस हथियार बेचेंगे। अब कह सकते हैं कि रूस से तो हम कब से सामान खरीद रहे हैं, कब से हथियार खरीद रहे हैं, रूस हमारा पुराना साथी है। सही बात है, रूस ने हमें कई जगह मदद की। लेकिन जब चीन से लड़ाई हुई थी तो नेहरू को भी मदद नहीं किया रूस ने, सोवियत संघ ने। कहा कि हमने भाई का साथ दिया, दोस्त को छोड़ दिया। और 1962 का वॉर आपको याद ही है, जिसको लेकर के आज भी नेहरू पर ये आरोप लगाते हैं। लेकिन सोचिए बीजेपी बीजेपी वाले क्या बोलते हैं कम्युनिस्टों को? लाल कीड़ा। कम्युनिस्टों को निपटाने के लिए जो है भक्त जो है उनके क्या क्या गालियां देते हैं। तो कम्युनिस्ट कौन है? कम्युनिस्ट कंट्री कौन है? आप कम्युनिस्टों को गाली देंगे और कम्युनिस्ट कंट्री के साथ आपके रिश्ते सहज होंगे? वो चीन हो चाहे वो सोवियत संघ, अब तो नहीं रहा, रूस हो गया। क्या रूस के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे लाल कीड़े कह करके? तो फिर लाल कीड़े हैं, उनको हटा देना, तो उनसे मदद क्या लेंगे आप? और क्या मदद ले रहे हैं? वो पहले भी मदद करते थे। रूस ने हमारा हमेशा, सोवियत संघ ने मदद किया, जब रूस बना तो भी मदद किया हमारा। लेकिन मीडिया में इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि सब मोदी जी की वजह से हो रहा है। मोदी जी अगर नहीं होते तो पता नहीं अभी रूस हमसे लड़ चुका होता, हम पर अटैक कर चुका होता रूस। चूंकि मोदी जी हमारे साथ खड़े हैं, मोदी जी से मजबूत नेतृत्व खड़ा है, इसलिए रूस जो है हमें मदद करने के लिए मजबूर है। मोदी जी ने रूस की मदद की, तेल खरीदा उससे, जब दुनिया में कोई नहीं उसके साथ खड़ा था, मोदी जी जाके खड़े हो गए। रूस इस बात का एहसान चुका रहा। अरे गप्पी, गप के अलावा भी कुछ पढ़ा करो। रूस बिल्कुल कमजोर हुआ जब सोवियत संघ बना, टूटा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है भारत के सामने कमजोर हो गया। अभी भी रूस मजबूत है। और वो रूस मजबूत कैसे दिखाई पड़ता है? यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है। पूरा नेटो, पूरा यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन यूनियन जिसको कहते हैं, और अमेरिका, सब खिलाफ खड़े रहे रूस के। लेकिन रूस रुका नहीं। रूस अभी भी लड़ रहा है, तमाम तरीके की बंदिशें लगा दी, रूस लड़ रहा है। हम क्या किए? ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। क्या हो रहा है? क्या हासिल किया हमने ऑपरेशन सिंदूर से? अभी भी हमको दूसरे देशों से मदद चाहिए, रूस ये चीन और पाकिस्तान को धमकाने के लिए।
तो इससे समझिए किस तरीके का मीडिया का खेल खेला जा रहा है। कल रात में हम बात ही कर रहे थे कि जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो वीडियो जारी कर रहे हैं और वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को 30 साल में पहली बार इंटरनेशनल आइडिया को लीड करने का, अध्यक्षता करने का अवसर मिला। अरे भाई, हम सदस्य देश है, सबकी बारी आती है, आपकी भी बारी आ गई। ये कोई महान काम नहीं हुआ कि लोगों ने कहा कि नहीं, अरे बाप रे बाप, क्या ये चुनाव करा है, ऐसा तो होना चाहिए पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं। डेमोक्रेसी के लिए पिछले 11 साल में डेमोक्रेसी का क्या हाल हुआ है भारत में, वो किसी से छुपा नहीं। कि हमारे प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं पाते, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो मोदी जी की आवाज बंद हो जाती है। विपक्ष को लोकतंत्र में विपक्ष सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन विपक्ष को खत्म कर दिया। खत्म कैसे किया? खत्म जमीन पे नहीं कर दिया। विपक्ष को आपने विलेन साबित करने का दिन रात प्रयास किया कि विलेन देशद्रोही है, ये विपक्ष देशद्रोही है। विपक्ष के साथ संवाद करना होता है संसद में, बिना संसद के लोकतंत्र नहीं। संसद में संवाद करना होता है, संवाद करते नहीं। आप बीजेपी को आप जो है विपक्ष को लगातार मीडिया के माध्यम से, अपने माध्यम से, क्योंकि मीडिया आपके साथ खड़ा, चुनाव आयोग को अपने बस में कर रखा है। चुनाव आयोग के माध्यम से वोट चोरी करके तमाम तरीके से विपक्ष को गिराने का, लतियाने का, तमाम अपशब्द कहने का आपने ये कर रखा है, माहौल बना रखा है। हालांकि बिहार में भी अगर देखिए तो 37% वोट है विपक्ष के पास। हरियाणा में भी ऐसे ही हुआ। हरियाणा में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, राजस्थान में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है जीत हार का। महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष खत्म हो गया, सीटें कम आई लेकिन वोट प्रतिशत अभी भी है महाराष्ट्र, किसी भी दिन पलटा जा सकता है उसको। अजय नहीं है बीजेपी। और प्रधानमंत्री ने जो कार्य किए हैं उसमें से गिनाने के लिए अगर गिनाने बैठेगा तो कौन सा कार्य गिनाइएगा? प्रधानमंत्री ने क्या किया है 11 सालों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मजबूत करता है? एक काम आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कई चीजें हैं और आम आदमी को अब समझना है, हमको, आपको, सबको समझना है कि विपक्ष कैसे मजबूत है। क्योंकि विपक्ष कोई और नहीं है, विपक्ष राहुल गांधी नहीं है, विपक्ष हम ही है। राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता इस बात से, संसद में बहस हो कि ना हो, हमको फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारी समस्याओं का समाधान सरकार को करना है, जो सरकार नहीं कर पा रही है। कल मैंने बताया भी आपको, चर्चा की, आए थे हमारे साथी जो सूरज मंडल, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को किस तरह से निपटा दिया गया, उसको भी समझ लीजिए। पढ़ाई नहीं हो रही, मुंबई यूनिवर्सिटी की हालत खराब, कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो रही है, लैपटॉप लेक्चरर नहीं। कहाँ गए लेक्चरर, कहाँ गए प्रोफेसर? तो प्रोफेसर जो दबंग प्रोफेसर, जो बढ़िया प्रोफेसर थे, उनको दबा दिया गया। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को उभारा जा रहा, अशोका यूनिवर्सिटी, फलाना यूनिवर्सिटी, और वहां देखिए 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपए में बड़े प्रोफेसर वहां शिफ्ट हो रहे हैं। जो सरकारी प्रोफेसर है उनको दबाया जाता है। नई भर्तियां जो हो रही है आरएसएस की पुर्जी पे भर्ती हो रही है। पिछले 11 साल में कितने प्रोफेसरों की भर्ती हुई? एडॉक बेसिस पे लेक्चरर्स को लाया जा रहा है, शिक्षा को तबाह किया जा रहा है। अमीरों के बच्चे विदेशों में जाकर के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, लेकिन जो मध्य वर्ग के बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ेंगे? लोअर क्लास के जो बच्चे हैं, लोअर इनकम ग्रुप वाले जो है वो कहाँ पढ़ेंगे? उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है। बड़ी आबादी तो वही है, तो उनके लिए 5 किलो अनाज, 2,500 रुपया, यही बचता है। तो देश को कहाँ ले जाने की तैयारी है, इससे समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रात में फिर हम बात करेंगे।